आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा मैं ईरान और इजराइल की, क्योंकि दोनों में जंग जो है वो बहुत ही भयंकर तरीके से चल रही है। अगर देखा जाए तो ईरान अब इजराइल पर गालिब आ रहा है। पूरे इजराइल पर एक तरीके से ईरान ने कब्जा कर लिया, क्योंकि उनकी तमाम मशीनरी हो या तकनीकी निज़ाम हो या पूरा उनका जो मैप है उसको हैक कर लिया है और अपने कब्जे में कर लिया है। और यही वजह है कि ईरान सटीक निशाने लगा रहा है। इजराइल भी हमले कर रहा है, आज भी इजराइल ने बड़े हमले किए हैं, लेकिन ईरान भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और ऐसे ऐसे मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है जिससे इजराइल हैरान और परेशान है, बल्कि पूरी दुनिया। अब आप देखिए कि इजराइल के अंदर जो वज़रा है, जो मिनिस्टर है, वो आपस में लड़ रहे हैं। जहां तक नेतन्याहू का सवाल है तो वो अब कहां है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बहरहाल अमेरिका का क्या स्टैंड है, और इसके अलावा जो बेंजामिन नेतन्याहू ये समझ रहे थे कि ईरान पर हमला करके और गाजा को खाली करा करके हम फिर प्रधानमंत्री बने रहेंगे और उन पर जो भ्रष्टाचार का इल्जाम है वो पीछे चला जाएगा, लेकिन इसका उल्टा होता दिखाई दे रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब बेंजामिन नेतन्याहू सियासत में बहुत देर तक नहीं रह पाएंगे और उनकी सरकार भी अब चली जाएगी, क्योंकि बहुत भारी नुकसान इजराइल को हुआ है। अब अमेरिका क्या इस पे करेगा, उसका क्या रोल होगा? फिर हमने अपने एक्सपर्ट जो शौकत भारती, उनसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया कि क्या अब भी नेतन्याहू या इजराइल ग्रेटर इजराइल की बात करेंगे, और करेंगे तो कैसे, क्या शक्ल सूरत होगी, और ये जो जंग का पूरा मंजरनामा है इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या फिलिस्तीन आजाद हो जाएगा? क्या गाजा में जो नाकाबंदी है वो जल्द खत्म हो जाएगी? क्या है, देखिए इस पर शौकत भारती ने क्या कहा। कि जो अमेरिका है, और जैसा कि अभी आ रहा है, दो चीजें शौकत भारती साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि अब आपस में ही मोसाद चीफ और बेन गवीर ये लड़ रहे हैं और उसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो किस तरह के अंदर सूरत हाल है। कल एक और वीडियो वायरल हो रहा था, पता नहीं सही है कि नहीं सही, कि जो बेंजामिन नेतन्याहू उनके बेटे, उनके साथ लोगों ने मारपीट कर दी एयरपोर्ट पे। तो ये भी एक तस्वीर वहां पे उभर रही है, ये सूरत है। इसके अलावा लोग भाग रहे हैं वहां पे, 90% लोग वो जाने के लिए तैयार है। ये सूरत हाल है शौकत भारती साहब। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अब जो है बेन गवीर और नेतन्याहू कह रहे हैं कि यूएन चार्टर के खिलाफ जो है वो ईरान काम कर रहा है और ये जदीद हिटलर है खामनाई साहब। ये बयान, क्या दुनिया इस पर हंसेगी नहीं शौकत भारती साहब? तमाम लोग अच्छे ढंग से जानते हैं कि कितना यूएन चार्टर्ड का किसने ख्याल रखा है, किसने यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन का ख्याल रखा है, किसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जस्टिस का ख्याल रखा है, किसने आईसीजी के फैसले का ख्याल रखा है, किसने सिक्योरिटी काउंसिल में बनी हुई करारदाद का ख्याल रखा है। ठीक है, जो खुद जेनोसाइड कर रहा है, जो दूसरे यहाँ के रिजीम चेंज करने की बातचीत करता है, जो कहता है कि वहां के स्पिरिचुअल लीडर को हम मार देंगे, जिसने वहां की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को क्या नाम है पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया, उस वहां के साइंटिस्ट को हिट कर दिया, आज वो बातें इस तरह की कर रहा। गजा जिसकी इतनी बड़ी मिसाल है, फिलिस्तीन के अंदर जो जिस तरह से गजा पहले ये कह रहा था कि सिर्फ हमास से लड़ रहे हैं, अब गजा खाली करा रहा है। जी जी, जिसके खुद के फ्लैग को अगर उठाकर देखें कि जिसमें एक स्टार है और 2 ब्लू लाइन बनी है, जो बता रहा है कि हम इस दरिया से उस दरिया तक जाएंगे, जिसने ग्रेटर इजराइल का मैप बनाकर डाल रखा है कि हम यहां तक जाएंगे, जो वहां के ऊपर कह रहा है कि हम यहाँ के ऊपर 6 लाल गाय काटेंगे, उसको ज़िबा करेंगे, उसकी राख को जलाएंगे, डालेंगे और बैतुल मुकद्दस को गिरा के खत्म कर देंगे, यहाँ जो है अपना जो है टेंपल बनाएंगे और उसके बाद यहां से सबको एलिमिनेट कर देंगे, जिसका एजेंडा छुपा हुआ नहीं है, छिपा सामने से है। क्यों नहीं पूछा यूनाइटेड नेशन ने कि तुमने इस झंडे के ऊपर ये दूसरे मुल्कों के बारे में तुम्हारे झंडे का एजेंडा क्या है? तुमने ग्रेटर इजराइल का मैप क्यों लगा रखा है?
तुम टू नेशन की बातचीत क्यों नहीं करते हो? आज वो यूनाइटेड नेशन की बातचीत कर रहा है, यूएन चार्टर्ड की बातचीत कर रहा है। यूएन चार्टर्ड ने क्या इसको परमिट दी थी कि वो ईरान के ऊपर अटैक कर दे? असल में बात क्या है, ये पागलपने का बयान दे रहे हैं। अब क्या कह रहा है? आज बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि हम ईरान में रिजीम चेंज नहीं करना चाहते। अभी कल तक क्या कह वहां की जनता चाहे, कहा उन्होंने उनके टेलीविजन चैनल को हैक करके वहां पब्लिक से कहा बाहर निकलो, इस रिजीम को चेंज करो, हम तुमको ये करेंगे। और आज ये कह रहा है कि हम रिजीम चेंज नहीं करना चाहते। देखिए, तकरीबन 75 लाख जीव्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर हैं और इतने ही कुछ जो हैं वो इजराइल के अंदर हैं। उनका प्रेशर ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब जाहिर सी बातचीत है, ट्रंप ये सोच रहे हैं कि अगर इस जंग के अंदर उलझे, उधर सिस्तानी साहब का फतवा आ गया है खामनाई साहब के फेवर में, उधर इराक के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पर अगर इराक की पब्लिक निकल आई तो इनका बेस जो है इराक के अंदर, जहां से पूरी इस जंग को ऑपरेट कर रहे हैं, जहां से वहां इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जहां से ये रिफ्यूलिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ खतरे में हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के पास लाशें उठाने की ताकत नहीं है, लाशें गिराने की ताकत है। ये याद रखिए, ये फिलिस्तीनी है जो लाशें उठा लेंगे, जो इराकी हैं जो लाशें उठा लेंगे, ये ईरानी हैं जो लाशें उठा लेंगे। और सुन लीजिए, इनके पास तो 6 दिन लड़ने का एक्सपीरियंस है ना। ईरान तो 8.5 साल तक लड़ता रहा सद्दाम हुसैन से। जिस वक्त सद्दाम हुसैन के साथ पूरा यूरोप भी था, अमेरिका भी था, उस वक्त तो रशिया भी इनके साथ था, तमाम अरब कंट्रीज साथ में थे, इजराइल साथ में था। तो ईरान को अभी तो 8 दिन हुए हैं, ईरान को 8.5 साल लड़ने का, और वो भी नई गवर्नमेंट में, कोई आज की नहीं थी। यानी सब खत्म हो गया था बिल्कुल। खामनाई साहब पे बिल्कुल नया रेगुलेशन आया था, जहां पर इंटरनल भी प्रॉब्लम था, जहां शाह के लोग भी थे। अब ईरान को इन्होंने हल्का समझा। याद रखिए, जो आदमी जुल्म नहीं करता, जो जुल्म बर्दाश्त नहीं करता, वो बहुत मजबूत होता है। उसका लास्ट ऑप्शन होता है लड़ाई। वो किसी को धमकी नहीं देता है और ना धमकियां बर्दाश्त करता है। ईरान को समझने से पहले सबसे पहले आइडियोलॉजी समझना पड़ेगी। किस और ये जंग आइडियोलॉजिकल है। इधर आपको यहूदियों की भी आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी और इधर आपको उनकी भी आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा गेम है। ईरान ने जो खैबर, जुल्फिकार, हैदर अली ये कोड दिए थे, उन्होंने बताया था कि खैबर से हमने तुम्हें निकाला है, इससे पहले तुम खैबर के अंदर भी बहुत कुछ इकट्ठा किए हुए थे, तुम हमको एलिमिनेट करना चाहते थे, हमें मारना चाहते थे। तो उनको पुरानी हिस्ट्री भी याद दिलाई है और बताया कि हम अली वाले हैं, हम यजीदी नहीं हैं, हम हैदर और अली वाले हैं, हमारे पास जुल्फकार है। हमारी जुल्फकार गलत ताकतों के खिलाफ चलती है, जुल्म करने के लिए नहीं, जुल्म को खत्म करने के लिए चलती है। या ये कृपा के लिए चलती है या आन के लिए चलती है, ये जुल्म के लिए नहीं चलती है। उन्होंने एक एक मैसेज दिया है दुनिया को। बहुत असल में जब जो रिलीजियस मैसेज होते हैं उनकी डीकोडिंग करना बहुत जरूरी होता है इस जंग के अंदर। तो ये सब सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 45 साल से, अमेरिका आज से उनसे नहीं लड़ रहा, 45 साल से लड़ रहा है, सैंक्शन लगा रखा है। अमेरिका अपने बंधक छुड़ा पाया था उस वक्त? अमेरिका तो नहीं कर, वो तो सिर्फ क्या करता है, अपने एजेंट्स पैदा करता है, खरीदता है, उनसे मरवाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि 50,000 ताबूत तैयार रखना, यानी जो मिडिल ईस्ट के तुम्हारे बेसेस हैं वो सब हमारे टारगेट के ऊपर हैं। याद रखिए, खुदा न खास्ता ईरान में 1,00,000, 2,00,000, 10 लाख मर जाएंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ 50,000 लोग जाएंगे लाशें, तो अमेरिका के अंदर हाहाकार मच जाएगा। अभी भी अमेरिका की रोड के ऊपर बना किया जा रहा है कि आप जंग में नहीं उतरेंगे। और इवन इजराइल के अंदर यहूदियों ने रैली निकाल के कहा है कि सॉरी ईरान, सॉरी ईरान, स्टॉप वॉर। आपस के अंदर क्यों? ये सोच रहे थे, इनका प्लान बहुत जबरदस्त था। ये सोच रहे थे कि हम टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर देंगे, पब्लिक सोचेगी अरे सब मार दिए गए,
सब रिजीम चेंज हो जाएगी, हम सारे काम को कर लेंगे। और इन्होंने सोचा था कि हम ऐसा अटैक करेंगे कि उनका जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वो खत्म हो जाएगी। अरे भाई, वो तो कह रहा है कि एटम बम बना ही नहीं रहे। अब तो आप देखिए यूनाइटेड नेशन के अंदर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो चीफ है वो कह रहा है नहीं ऐसा नहीं है। CIA भी कह रहा है कि नहीं वो एटम बम नहीं बना रहे। अब क्या जवाब है अटैक करने का? ये यूनाइटेड नेशन के अंदर ये अपना एक नक्शा बनाकर दिखा रहा था कि बम बनाकर दिखा रहा, आज से नहीं दिखा रहा बेंजामिन नेतन्याहू। ट्रंप ने आने से पहले का 35 दिन में ईरान बना लेगा इसको। जब गारंटी दे रहा है ईरान कि हम न्यूक्लियर इनरिचमेंट करेंगे, जब वहां के ऊपर फतवे की बातचीत है कि हम नहीं बनाएंगे, उसके बाद भी क्यों अटैक? वजह क्या है कि 45 साल पहले इजराइल और अमेरिका को इस रिजीम ने ईरान से निकाला था। सबसे बड़ी बातचीत है कि ये क्या करते हैं ईरान में, इनमें बुनियादी फर्क है। इनका सब दो तरह का इनकी सोर्स ऑफ इनकम है। एक आर्म्स अम्नेशन के जरिए इनकी इनकम है, दूसरे दुनिया के अंदर गंदगी को परोस के, नशे को परोस के, अय्याशी के अड्डे को परोस करके पैसा कमाते हैं। ये चाहते हैं, ये भी इनका एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। तो इस सोर्स ऑफ इनकम को वो चाहते हैं कि ऐसी सोसाइटी क्रिएट हो जाए कि जो रात में क्लब के अंदर आए, नशे के अंदर आए, अय्याशियां करे, वो सारा पैसा इनको मिलता रहे। ये इंसान को दो तरह से मारना चाहते हैं, या कैरेक्टर से मारना चाहते हैं और या जान से मारना चाहते हैं। ये ईरान का एजेंडा अलग है, वो कैरेक्टर भी बचाना चाहता है, जान भी बचाना चाहता है। पहले समझिए, तो अरब रूलर्स तो अय्याशी में डूबे हुए हैं। ईरान के अंदर भी पेरिस ऑफ द गल्फ था शाह के पीरियड के अंदर, वहां से वो चीजें खाली हो गई हैं, तो इनका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया है। इन्होंने टेररिज्म को भी इसलिए प्रमोट किया है कि इस टेररिस्ट के जरिए जो है हम डिस्टर्ब कराएंगे और फिर हम सब नेशन बेचेंगे। तो टेररिज्म भी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है। इस जंग को समझने के लिए रिलीजियस आइडियोलॉजी समझना पड़ेगा। इस जंग को समझने के लिए ट्रेड कितना बड़ा है, हम हर तरह का ट्रेड, कंप्यूटर, इसको एक बहुत बड़ा कारोबार जो है गंदगी का है, एक बहुत बड़ा कारोबार पोर्न इंडस्ट्री का है, एक बहुत बड़ा कारोबार नशे का है, एक बहुत बड़ा कारोबार अय्याशी का है। तो ये तमाम इसका पैसा किसको जाता है? इन्हीं को मिलता है। ये तमाम गंदगियों से पैसा किसको मिलता है? इनको ही मिलता है। ये आर्म्स नेशन से पैसा किसको मिलता है? इनको मिलता है। ये टेररिस्ट के जरिए डिस्टर्ब करा के कब्जा कहां करते हैं? वही करते हैं, ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज को लूटते हैं। ट्रंप का एक बयान मैं बार बार कह रहा हूं, दुनिया के तमाम रूलर्स को समझ लेना चाहिए, खास करके अरब रूलर्स को भी, कि उसने क्या कहा है। ट्रंप ने एक बयान दिया है कि अगर तुम, और ट्रंप ने ईरान के ऊपर अटैक करके मैसेज दिया, अगर तुम हमारी बातचीत नहीं मानोगे तो तुम्हारी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर देंगे, तुम्हें मार देंगे, जैसा हम कहें वो करो। इस वक्त पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि ट्रंप के इस एरोगेंट को, इस गुंडागर्दी को दबाए, वरना जिस मुल्क को चाहेगा ट्रंप, अगर नहीं दबाया गया, अगर ईरान इस वक्त पूरी दुनिया की तरफ से लड़ रहा है और उसके एरोगेंट को जवाब दे रहा है। और उसने दूसरा ये मैसेज दिया है ट्रंप ने कि इजराइल जो चाहे कहेगा वो करेंगे। इस वक्त अरब रूलर्स भी परेशान है कि अगर ईरान खत्म हो गया तब तो हमको चाहे जैसे ये नचाते रहेंगे और गड़बड़ हो जाएगा। टर्की भी डरा हुआ है कि अगर ईरान खत्म हो गया तो फिर हमको थप्पड़ मार के जब चाहे निकाल देंगे। अब तो खौफ बैठ गया ना ट्रंप का ये बयान किया, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। और ट्रंप ने क्या किया, मोहम्मद बिन सलमान के सामने फाइल फेंकी कि मेरे पास टाइम कम है, जैसा कह रहा हूं दस्तखत करो। कतर के बादशाह साहब 400 बिलियन का प्लेन लेके खड़े हुए, वहां सोने के थाली में उनको खाना खिलाया जा रहा था, उनको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जा रहे थे। क्यों? ये दहशत है। ये लोग वो हैं जो एक गिलास पानी नहीं पहुंचा सके गजा के लिए, एक निवाला रोटी नहीं पहुंचा सके, गजा की सीज फायर नहीं करा सके। तो आज पूरी दुनिया ने को एक मैसेज दिया, ईरान ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि ट्रंप की दादागिरी को रोको। और रह गई बातचीत, ईरान ने औकात बता दिया है कि जो तुम इनके डिफेंस सिस्टम का बड़ा हवा समझते थे, इनका आर्म्स अम्नेशन बड़ा मजबूत है, थॉट बहुत अच्छा है, आयरन डोम बहुत अच्छा है, और क्या नाम है उनका जो है
टैंक जो है वो बहुत मजबूत है, इजराइल की इंटेलिजेंस बहुत है, उनके आर्मी बहुत जबरदस्त है, नेवी बहुत जबरदस्त है। आप देख लीजिए 8 दिन के अंदर क्या हाल हुआ इजराइल का। चिल्ला रहे हैं अमेरिका से, आओ आओ बचाओ बचाओ, आओ अमेरिका बचाओ। जिन लोगों ने इजराइल को पता नहीं हवा बनाकर इस प्रोपेगेंडा मशीन ने, आज समझ लीजिए क्या है ये, क्या हमास से उनकी टनल्स में जाके लड़ पाए? क्या ये अपनी कैप्टिव्स छुड़ा पाए? एक 400 किलोमीटर के एरिया के अंदर 10 बाई 40 के वहां के ऊपर इनकी आर्मी खड़ी है, टनल्स के अंदर जाने की हिम्मत नहीं। इनकी जो गोलानी ब्रिगेड्स थी ये थी, क्या कर पाए? और जबकि इनको पूरी तरीके से यूरोप की भी इंटेलिजेंस मिल रही है, अमेरिका की भी इंटेलिजेंस मिल रही है, स्पेशल कमांडोज, नेवी सील, फलाना ढिमाका, सारी ग्रीन लाइट्स मिली हुई है, क्या कर पाएंगे? इनकी औकात कुछ नहीं है ये। और एक बात बता दें, अमेरिका का थॉट भी फेल हो गया। अमेरिका की आर्म्स इंडस्ट्री चरमरा जाएगी कि इस थॉट को कौन खरीदे जो ईरान के मिसाइल्स नहीं रोक पा रहा। इनका आयरन डोम क्यों लिया जाए, वो जो फेल हो गया है। इनका डेविड स्लिंग क्यों लिया जाए, इनका मरकावा टैंक क्यों खरीदा जाए, इनका रडार सिस्टम कहां चला गया? क्योंकि ये जब ईरान मिसाइल मारता है तो पहले ये रोकते हैं बहरीन से, फिर यूएई से, फिर उसके बाद सऊदी से, फिर जॉर्डन से, फिर इनका क्या नाम है डेविड स्लिंग रोकता है, फिर उसके बाद थॉट रुकने पूरा तमाम सारे इंटरसेप्टर लगाकर क्या ये मोसाद का हेडक्वार्टर बचा पाए? क्या ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का यूनिट बचा पाए? और जो इनकी रीढ़ की हड्डी थी, सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर जो 90 साल से चल रहा था, जहां हर तरह की रिसर्च, क्या ये उसको बचा पाए? क्या अभी माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर के ऑफिस के ऊपर हमला हुआ बचा पाए? क्या ये क्या नाम है, देखिए इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा, बहरहाल तो ये कौन सी बिल्डिंग बचा पाए आप ये बताइए। इसके मतलब इजराइल का हवा बनाकर खड़ा किया गया था मीडिया के जरिए, इजराइल इज नथिंग। और एक बात सुन लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर जितना इन्फिल्ट्रेशन होता है पाकिस्तान की तरफ से, वो तमाम टेररिस्ट भी सऊदी, अमेरिका और इजराइल के तैयार किए हुए हैं। और क्योंकि वो यहां आते हैं तो पहले ही से लोगों को, मोसाद के लोगों को पता होता है कि वो इधर से आ रहे हैं। क्यों? ये पूरा एक नेक्सस है। पाकिस्तान एक इंडस्ट्री है जहां के ऊपर टेररिज्म पैदा होता है। और अभी सीरिया के अंदर जौलानी की शक्ल में सबसे बड़ा हेडक्वार्टर बनाया, हब बनाया जा रहा है। दुनिया भर के टेररिस्ट वहां इकट्ठा किए जा रहे हैं। जौलानी जैसे टेररिस्ट के सर से इनाम वापस भी आएगा। मोहम्मद बिन सलमान के सामने बुलाकर हाथ मिलाया जाता है। कतर और सऊदी अरब उनको फंडिंग कर रहे हैं। एक टेररिस्ट स्टेट वहां के ऊपर खड़ी कर दी गई। क्यों? जरूरत है इनको पता था कि बशर असद से नहीं लड़ सकते, इनको पता था हिजबुल्लाह से नहीं लड़ सकते, इनको पता था हजदल शब, और ये जितनी भी ताकतें इनको जो टेररिस्ट करें। आप बताइए, हिजबुल्लाह ने क्या आईसिस को नहीं मारा? कौन सी ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको इराक से लेकर सीरिया तक हिजबुल्लाह ने, हजदल शाबी ने या इन लोगों ने मार के नहीं निकाल? ये तमाम इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी। 82 कंट्री के टेररिस्ट को इकट्ठा करके टर्की और जॉर्डन के बॉर्डर से घुसेड़ा गया था ताकि हम सीरिया की गवर्नमेंट को गिरा दें। क्यों गिरा दें? सीरिया में बशर असद की गवर्नमेंट जो थी वो एंटी इजराइल थी, इसलिए टर्की ने गद्दारी किया, इसलिए सऊदी अरब ने गद्दारी किया, इसलिए कतर ने गद्दारी किया। ये जितने भी टेररिस्ट हैं इन सबको बनाने वाला ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल, अरब कंट्रीज और टर्की है। और ये बिल्कुल कड़वा सच है। ये एक फोर्स है और ये बहुत खतरनाक फोर्स सीरिया के अंदर इकट्ठा हो रही है। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान से लेकर दुनिया और अफ्रीका से लेकर सारे टेररिस्ट इकट्ठा हो गए हैं। कहा? इसी वास्ते इकट्ठा हुए हैं कि कल अगर जब जरूरत पड़े इराक के अंदर घुसेड़ने के लिए तो इन टेररिस्ट को आगे घुसेड़ा जाए। जैसा कि आप देखिए हमास के खिलाफ जो है, आपने देखा कि यासिर अबू शबाब को जो आईसिस का है उसको क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू। अब तो समझ में आ गया कि टेररिज्म को पाल कौन रहा है। ये हिलरी क्लिंटन का स्टेटमेंट 2010 का मौजूद है। वी क्रिएटेड अल-कायदा, वी क्रिएटेड वहाबी ब्रांड इस्लाम, ये सब मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी टेररिज्म पे बात करते हो तो जो फादर ऑफ टेररिज्म है, जिन्होंने बनाया है, उनको क्यों नहीं उनके खिलाफ बोलते? हम तो बोल रहे हैं 40 साल से, हम तो एक्सपोज कर रहे हैं इन लोगों को, हमने तो लिखे हैं तमाम आर्टिकल्स। आज लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल क्लियर है
आप बताइए कि जौलानी जैसे टेररिस्ट को अमेरिका ने वहां क्यों एस्टेब्लिश किया, क्यों उसको सऊदी अरब ने फंडिंग की, क्यों उसको कतर ने फंडिंग की, क्यों वहां पर टर्की ने उसे लॉन्च किया, क्यों इजराइल ने उसे सपोर्ट किया? है कोई क्वेश्चन किसी के पास? और आने के बाद उन लोग किसने मारा? शियों को मारा, मज़ारात को तोड़े। अभी 5 दिन पहले जनाबे ज़ैनब के रोजे के ऊपर गोली चलाई है और वहां शियों को गाली दी गई है। समझ रहे हैं बात? और उसने कहा है हम करबला तक जाएंगे। आपको पता है कि अभी अरबाईन आ रहा है, मुहर्रम करीब है 7-8 दिन के बाद। दुनिया भर से 4 करोड़ जो लोग हैं वो इराक जाते हैं और वहां के ऊपर, इराक के ऊपर बहुत अटैक्स ये कर चुके हैं। ये सारे टेररिस्ट वहां के ऊपर इकट्ठा हो रहे हैं। याद रखिए, इनको तैयार ही किया गया है एंटी शिया, एंटी मजार। तो नाज़रीन, ये थे हमारे एक्सपर्ट शौकत भारती साहब, जिनसे हम हालात हाज़िरा पर बात कर रहे थे। हम हर रोज 3 बजे दोपहर में और 10:30 बजे रात में लाइव प्रोग्राम करते हैं और उसमें भी अपने माहिरीन से सवाल करते हैं ताकि हालात का जायजा लिया जा सके। बहरहाल, तो इस तरह की खबरों के लिए और स्टोरीज के लिए देखते रहिए एमएनसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।